लोगों को यही नहीं पता होता कि स्ट्रोक यानी कि लकवा, एक साइड का फालिस आ जाना एक्चुअली होता क्या है। 1.9 मिलियन सेल्स जो होते हैं वो हर मिनट के अंदर, सेकंड्स के अंदर दे डाई। अ हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखो तो अगर रिस्क फैक्टर्स भी हैं आप में तो आप प्रिवेंट कर सकते हो। Hello and welcome to this podcast at Shalby Hospital. I am your host Dr. Ashwini Kumar Sachdeva. I am a surgical oncologist at Shalby Hospitals Mohali. With me we have Dr. Swati Garg. She is a director and senior neurologist at Shalby Hospitals Mohali. Welcome Dr. Swati to our podcast. Dr. Ashwini. So today we are going to talk about stroke. आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अगर उसको समय पे मैनेज ना किया जाए तो इसके बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आज हम डॉक्टर स्वाति से बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में, समझेंगे कि स्ट्रोक क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड हाउ टू एड्रेस दो सिम्टम, हाउ टू मैनेज दो सिम्टम एट द अर्लीस्ट टाइम, कि कैसे जैसे स्ट्रोक के सिम्टम आए उसको कैसे मैनेज करना है ताकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल मिनिमम रहे। तो डॉक्टर स्वाति, आज हम स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि स्ट्रोक क्या है। थैंक यू डॉक्टर अश्विनी। स्ट्रोक जैसे हमें पता है कि बहुत एक ज़रूरी है, जैसे कि मैं बहुत टॉक्स पे जाती हूँ, आई एम देयर फॉर पब्लिक अवेयरनेस, तो मुझे एक बेसिक चीज़ पता है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि स्ट्रोक यानी कि लकवा, एक साइड का फालिस आ जाना एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज़ अ बेसिक स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जब जो ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं, जब एकदम उसमें क्लॉट मतलब रुकावट आ जाए, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को वो बंद हो जाए, उसकी वजह से जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो रुक जाए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि एकदम फालिस आ जाना या लकवा पड़ जाना। अब जो ये स्ट्रोक होता है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक या हेमरेजिक। अब इस्चेमिक का मतलब क्या होता है, जब भी क्लॉट, ब्लड क्लॉट जो होता है वो फंस जाए आपकी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से आपको अधरंग का अटैक पड़ जाए जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, या दूसरा जो होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी नस फट जाए जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये होते हैं मेन दो प्रकार के स्ट्रोक। तो मेनली ब्रेन जो होते हैं, हमारा ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस ब्रेन पार्ट की अगर सप्लाई चली गई बिकॉज ऑफ या तो उसमें क्लॉट फंस गया उस नस में, या फिर वो नस ही फट गई जिसके कारण उस ब्रेन पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचा, तो वो जो पार्ट सप्लाई कर रहा है बॉडी का वो पार्ट हमारा पैरालाइज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये इंफॉर्मेशन दी है डॉक्टर अश्विनी। द थिंग इज हमारा जो ब्रेन पार्ट्स है अलग अलग विभिन्न प्रकार में डिवाइड होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो वो एक अलग सप्लाई करता है उसको, हम जैसे हाथ हिला रहे हैं उसको अलग सप्लाई करता है, हम देख रहे हैं उसको अलग सप्लाई करता है। तो जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है वही अफेक्ट होता है। जैसे अगर कोई पेशेंट्स होते हैं उनको कहते हैं हमें एकदम दिखना बंद हो गया, तो अगर उस पार्ट की सप्लाई बंद हो जाती है तो वो उस तरह का स्ट्रोक हो जाता है। कई पेशेंट्स आते हैं उनको बोलने में दिक्कत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्लरिंग ऑफ स्पीच आती है, अगर उसमें दिक्कत आ जाए तो उस तरह का स्ट्रोक हो जाता है। किसी का एक हिस्सा चलना बंद हो जाए वो दिक्कत आ जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका हाथ या पैर पैरालाइज हुआ। ये किसी भी टाइप का स्ट्रोक के डिफरेंट लक्षण हो सकते हैं, उसमें दिखना भी बंद हो सकता है, बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंट लक्षण होते हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों को एक साथ बता दीजिए कि क्या लक्षण क्या क्या होते हैं स्ट्रोक में। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं निमोनिक बताने जा रही हूँ जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट। तो बहुत इजी होता है लक्षण याद करने के लिए। बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। अगर आपको चलने में दिक्कत आ जाए या आप चलते हुए लड़खड़ाएं या बैलेंस बनाने में दिक्कत आ जाए तो समझिए ये स्ट्रोक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और अगर ये एकदम आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 इज ई का मतलब होता है आइज, मतलब अगर एकदम आपकी आंख का पर्दा गिर जाए या देखने में आपको दिक्कत आ जाए या आपकी आंख तिरछी हो जाए, ये अगर लक्षण एकदम आए तो ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्ट्रोक की। आंख में भी दिखाई देना बिल्कुल एकदम हो जाए कि एकदम ही विजन लॉस हो गया। उसके बाद एफ स्टैंड्स फॉर फेस। आपका फेस एकदम तिरछा हो जाए
या आपका सलाइवा या थूक है एक साइड पे गिरना शुरू हो जाए, आपका चेहरा एकदम कमज़ोर हो जाए, फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, अगर ये कोई चीज़ आपको हो जाती है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है स्ट्रोक का। देन ए स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस या लेग वीकनेस। एक साइड पे एक हिस्सा आपका एकदम कमज़ोर हो जाए या एक हिस्से में सुनपना आ जाए या पिन या नीडल जैसी सेंसेशन आ जाए, सुनपना झंझनाहट आ जाए। जरूरी नहीं कि कमजोर होना ही स्ट्रोक का सिम्टम है, झंझनाहटपना, सुनपन आना, पिन या नीडल की सेंसेशन आना भी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है स्ट्रोक का। ये भी अगर सिम्टम अगर आ जाए तो ये स्ट्रोक हो सकता है। तो जैसे हमारे नर्वस सिस्टम के दो फंक्शन होते हैं, एक तो मोटर होता है जिससे कंट्रोल करते हैं आर्म की मूवमेंट वगैरह, एक होता है सेंसरी भी स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्रेन में। अगर वो अफेक्ट हो जाए तो वो सेंसरी सिम्टम्स को कर सकता है। उसके बाद होता है एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। बोलने में तुतलाहटपन आ जाए या बोलने में दिक्कत आ जाए या वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी आ जाए। जैसे कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन पड़ा है, यहाँ पे ये मोबाइल है। अब मुझे किसी पेशेंट को अगर ये नहीं पता चल रहा कि ये मोबाइल है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, इसको ये बोलेगा ये तो ग्लास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको साइकेट्रिक कंप्लेंट हो गई या उसको ये पता है कि ये तो साइकेट्रिक हो गया। ये नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है उसको एक्यूट स्ट्रोक भी हो सकता है। दिस इज अ बेसिकली वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, उसको वर्ड नहीं मिल रहा कि इसका ये वर्ड मोबाइल है, तो ये भी एक्यूट स्ट्रोक का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एक्यूटली हुआ हो तो ही हम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कई लोगों को वैसे ही प्रॉब्लम होती है कि वो उसके नाम याद नहीं आता किसी चीज का, तो उसको हम स्ट्रोक नहीं बोलेंगे। अगर आपको इमीडिएटली कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप जानते हो वो चीज क्या है बट आप उसको नाम नहीं ले पा रहे हैं, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी एक्यूटली हो जाए तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। एंड देन टी स्टैंड्स फॉर टाइम इज ब्रेन। दैट मीन्स इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल, कोई भी रेडी स्ट्रोक हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां MRI ब्रेन या CT स्कैन की फैसिलिटी हो और नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन वहां अवेलेबल हो या मेडिसिन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो जो आपको टेक केयर कर सके और इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइज हो सको आप 4.5 आवर्स के अंदर अंदर, जहां पे हम आपको खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं अगर इस्चेमिक स्ट्रोक हो तो। और अगर आप उसके लिए सही कैंडिडेट नहीं है थ्रोम्बोलाइज करने के लिए तो 12 आवर्स के अंदर अंदर हमारे जो न्यूरो सर्जन या जो भी न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट जो भी होंगे तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी होती है 12 घंटे के अंदर अंदर, जो कि क्लॉट होता है, एक रिट्रीवल सिस्टम से हम क्लॉट को निकाल लेते हैं ताकि आपके सिस्टम जो होते हैं वो रिस्टोर हो जाए। तो ये बहुत जरूरी होती है। अगर हम ये नहीं करते तो हम वो जो आपके जो सिस्टम होते हैं, ब्रेन सेल्स डाई हो जाते हैं तो हम वो रिस्टोर नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 1.9 मिलियन सेल्स जो होते हैं वो हर मिनट के अंदर, सेकंड्स के अंदर दे डाई। 1.9 million cells die every second. Okay, so that's a big number. That's a very big number. Okay. So we cannot let them कितने देर में पेशेंट को आ जाना चाहिए? Within 4.5 hours. Within 4.5 hours में अगर आ जाता है तो सिम्टम्स बिल्कुल मिनिमम। अगर टाइमली हम थ्रोम्बोलाइज कर दे, जैसे कई हमने पेशेंट में देखे हमारे पास टाइमली पेशेंट आ जाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। तो डिपेंड करता है यस, अगर स्ट्रोक को हम अगर क्लॉट हमने देखो डिसॉल्व कर दिया हमने क्लॉट को, जो उसको कर रहा है सिम्टम्स को करके डिसॉल्व भी कर दिया तो सिम्टम्स रिस्टोर हो जाते हैं। वी कैन सेव दैट एरिया ऑफ द ब्रेन। ओके, तो 4.5 आवर्स इज द विंडो पीरियड और गोल्डन टाइम। तो इसके कैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं? एक आपने कहा कि डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वो दवाई से करते होंगे, और दूसरा हम रिट्रीव कर सकते हैं, थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोक हो गया। अगर क्लॉट फंसा है उसको रिलीव करने के मेथड्स है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, उसमें ब्लीडिंग हो गई, तब क्या करते हैं? सर दैट डिपेंड करता है हेमरेजिक स्ट्रोक कितना है, तो उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चाहिए या आपको न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए। आपको सर्जिकल है कि वो अगर वो फटा है वो क्या हाइपरटेंशन की वजह से है या वो एन्यूरिज्म है। अगर वो एन्यूरिज्म की वजह से है जिसको गुच्छा बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्लिपिंग की जरूरत है या कॉइलिंग की जरूरत है। उसमें आपको न्यूरोसर्जिकल जो है इंटरवेंशन की जो भी नस फटी है उसको हमें बंद करना पड़ेगा ताकि हेमरेज ज्यादा ना हो। और उसके मेथड्स होते हैं, एक होता है क्लिपिंग होती है कि उसमें न्यूरोसर्जिकल टेक्निक से उस वेसल को हम क्लिप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरा होता है कॉइलिंग, जो नस के अंदर से जाके ही थ्रू न्यूरो इंटरवेंशनल प्रोसीजर से अंदर से ही उसको बंद कर देते हैं, उसमें कॉइल डाल देते हैं, ग्लू डाल देते हैं, तो वो नस ब्लीड करना बंद कर देती है। अगर ऑलरेडी ब्लीड कर चुका है तो उसमें भी प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि डीकम्प्रेशन, क्रेनियोटमी। वो तब होता है जब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग बढ़ जाए, मास इफेक्ट हो जाए,
तो दैट्स अ डीकम्प्रेसिव एनाटॉमी। तो उसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, कंप्रेशन कम करने के लिए वी रिमूव द पार्ट ऑफ द जो स्कल रिमूव करके उसको स्पेस देते हैं करने के लिए, वो फर्दर बहुत ज़्यादा ये जगह देते हैं ताकि जो मास इफेक्ट है वो आराम से वो उसको जगह मिल जाए एक्सपैंड करने के लिए ब्रेन को, वो आगे फर्दर होता है। जबकि आगे वो प्रेशर से ब्रेन डैमेज ना हो जाए, वो बहुत आगे फर्दर की अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक, वो एडवांस स्टेजेस में अगर हमें लगे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो जाए पेशेंट में, ठीक है, पर उसके ये सब इंटरवेंशन प्रोसीजर्स, ये सब थेरेपीज तभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम 4 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाएं और ये सब इंटरवेंशन कर दी जाए। तो हम बीच में आपने डिस्कस कर रहे थे जैसे कि हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर ब्लीडिंग एंड सम अदर कॉजेज आर आल्सो देयर। So let's discuss some of the causes for stroke. What are the causes? एक hypertension जो bleeding का cause है, some other lifestyle factors are all there which can lead to stroke. So what do you think are the causes for the stroke? Major risk factors or the causes of the stroke. First is the age. Age factor तो हमेशा आपका age का आएगा ही. But the major जो होते हैं, first is the hypertension. Uncontrolled hypertension is a major risk factor for the stroke. सबसे important risk factor. So BP monitoring is a must. If you are a case of hypertension, अगर आपको लगता है कि आप BP के मरीज हो, मतलब आपको hypertension है, BP के आप मेडिसिन रेगुलरली खाते हो, so checking your BP. अगर आप BP के पेशेंट नहीं भी हैं hypertension के, please checking your BP is a very important thing. आजकल तो जो लाइफस्टाइल है इतना स्ट्रेसफुल है, अगर आपको रेगुलर हेडेक्स हो रही हैं तो प्लीज चेक योर BP रेगुलरली. Okay. Second is the diabetes. Uncontrolled diabetes is again a major risk factor for stroke. Third, अगर आप कार्डियक के पहले पेशेंट रह चुके हैं. Then fourth is smoking. Sedentary lifestyle. We say smoking. जो आज कहते हैं sedentary lifestyle is a new smoking. Yeah, sitting is the new smoking. Sitting is the new smoking. Latest आजकल डॉक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है. I think everyone should know कि अब तो मतलब अगर आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे, आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे तो भी आपको ये स्ट्रोक या हार्ट डिजीजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं. रिस्क बढ़ जाते हैं. सो ये एज आपने पहले जैसे बताया था कि एज इज अ रिस्क फैक्टर. कितनी एज के बाद ये रिस्क बढ़ जाता है? सर यूजुअली ये हमारे पास जो होता है, हम एज इसलिए कहते हैं कि 60 to 70 के बाद तो देखिए बन ही जाता है, बट आजकल स्ट्रोक का वो भी नहीं रहा. अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, अब तो यंग एज में भी हो गया है. पहले हम कहते होते थे कि चलो जी अगर एज हो गई है जी तो स्ट्रोक तो हो ही जाएगा, बट नाउ तो ये भी हो गया कि यंग पीपल एज यंग एज 20-30 आर लैंडिंग अप स्ट्रोक. क्यों? स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फूड इतना ज़्यादा है एंड दैट इज लीडिंग टू स्ट्रोक. ओके. तो इसमें हार्मोनल फैक्टर्स का क्या रिस्क रहता है? जैसे लेडीज वगैरह में हम लोग कहते हैं कि यंग फीमेल्स आर इम्यून टू हार्ट डिजीजेज एंड ऑल्सो टू स्ट्रोक ऑल्सो, बट नाउअडेज इन विमेन ऑल्सो केसेस फॉर स्ट्रोक आर इंक्रीजिंग. तो हार्मोनल भी इसमें फैक्टर्स रहते हैं? सर हार्मोनल भी रहते हैं, लेकिन वुमेन में हम यूजुअली ये कहते हैं वी हैव सीन बेसिकली अगर कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह पे जो फीमेल्स रहती हैं उसमें थोड़े से स्ट्रोक के ज़्यादा हम देखते हैं. उसके बाद रिप्लेसमेंट थेरेपी का वो रहता है. उसके बाद हमने कितनी बार देखा है CVT, कॉर्टिकल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, उसके कारण स्ट्रोक में हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं. दैट्स अ मेजर कॉज, वो भी होता है. सेकंड स्ट्रेस, तो सर फिर स्ट्रेस इज अ मेजर. स्ट्रेस तो फिर कोई नहीं देखता कि मेल है फीमेल है, तो इवन एज यंग एज एडोलेसेंट्स स्ट्रोक तो यंग बच्चों में भी हो रहा है. तो वो तो फिर कोई भी नहीं चीज, वो तो फिर हर कोई एक चीज में आ रहा है. ग्लोबल रिस्क फैक्टर आ गया. और जेनेटिक्स का क्या रोल है कि कोई पेशेंट, कोई पर्सन इज जेनेटिकली मोर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग स्ट्रोक? किसी में ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं? सी जेनेटिक तो है, बट अगर मैं मेजरली जितने मैंने अभी ट्रेनिंग में जितने मैंने भी पेशेंट देखे हैं स्ट्रोक के, ये ऐसे वो होता है कि वी हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक डेफिनेटली कि हमारी फैमिली हिस्ट्री है. बट अगर मैं चीज़ कहूँ कि अगर प्रिवेंशन पे अगर ये आ जाता है कि हाउ कैन यू मतलब डिले स्ट्रोक या आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो आई मस्ट से कि अगर आप डिले करना चाहते हो या प्रिवेंट करना चाहते हो स्ट्रोक को, तो आई वुड जस्ट मैं अपने मतलब व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि अ हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखो, तो अगर रिस्क फैक्टर्स भी हैं आप में तो आप प्रिवेंट कर सकते हो स्ट्रोक. मतलब ये बड़ा मिथ है. तो ये हमें देखना है कि अगर फैमिली में है तो आपको इतना डरना नहीं है, बट आपको ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है. आई थिंक मतलब हाँ, ये मतलब बड़ा हो जाता है कि स्ट्रोक हो जाएगा, मतलब स्ट्रोक इज नॉट प्रिवेंटेबल. एक बहुत मिथ है जो मैं अभी ये भी बस करना चाहती हूँ, मिथ कि स्ट्रोक इज नॉट प्रिवेंटेबल, हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, स्ट्रोक हो जाएगा. तो इट्स अ मिथ. स्ट्रोक इज प्रिवेंटेबल
इफ़ वी टेक केयर ऑफ आर द रिस्क फैक्टर्स, अगर हमें पता है कि रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स को। वी टेक केयर ऑफ द डायबिटीज़, वी टेक केयर ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हमें पता है स्ट्रेस सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, गो आउट फॉर वॉकिंग, ठीक है, मैनेज योर स्ट्रेस, गो आउट फॉर इवनिंग वॉक्स, ठीक है। और आपको पता है कि आपको 30 मिनट्स की आप अच्छे से वॉक कर लीजिए, ईट फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, डाइट का ध्यान रखिए, रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, ये सब आप सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। यस, यू कैन प्रिवेंट स्ट्रोक। We can prevent stroke by changing our lifestyle habits. Yes. एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा बैठना नहीं है, फ्रेश वेजिटेबल्स हो, जितना ज़्यादा हम प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, अपने डायबिटीज़ या अदर रिस्क फैक्टर जो हमने बात किया है उनको कंट्रोल में रखें, तो स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन वगैरह भी कुछ आप रिकमेंड करते हो कि दोज हु आर एट हायर रिस्क, क्या उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए या कुछ है ऐसी? उनको तो मैं यही बोलूँगी सर, whosoever is your nearby physician or nearby neurologist, you should visit. वो हम देख कर whether you are hypertensive, whether you are diabetic, which medicine is needed. तो as such prescribe करने के लिए your nearby neurologist जो भी अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो आपने उनको कंट्रोल रखना है, बट एज सच कोई स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए these are the best methods which I have told. Lifestyle modification is the best. जी। तो कुछ एक मिथ्स भी होते हैं स्ट्रोक के रिलेटेड और स्ट्रोक की मैनेजमेंट के रिलेटेड। ओपीएम जैसे कुछ पेशेंट्स अफीम लेकर उनको पेशेंट को चटा देते हैं, अफीम दे देते हैं मुंह में, तो उसका क्या रोल है कि अफीम से कुछ फायदा होता है? बहुत बड़ा मिथ है अफीम का। मल्टीपल पेशेंट्स जो मैंने स्ट्रोक के देखे हैं, मेरी इमरजेंसी आने से पहले वो अफीम खा के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया आज, जैसे अफीम खिला के आ गए जी, सारा पेशेंट रिलैक्स हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, वो अफीम खिला देते हैं, पेशेंट रिलैक्स हो जाता है और कोई उसका रोल नहीं होता। पेशेंट एजिटेटेड होता है, बिकॉज बेसिकली कई बार कितना होता है पेशेंट को, जब स्ट्रोक हुआ होता है पेशेंट एजिटेटेड होता है, क्योंकि स्ट्रोक की वजह से योर ब्रेन इज अफेक्टेड, योर सेंसोरियम इज अफेक्टेड। तो व्हेन यू गिव अफीम, पेशेंट इज रिलैक्स्ड, बेसिकली वो रिलैक्स करता है, उनको लगता है पेशेंट हमारा ठीक हो गया। तो उसका कोई रोल नहीं है। द बेसिक रोल जो होता है आपका इज ऑफ एंटीप्लेटलेट्स, जो थेरेपिस्ट मैंने बताई है, या तो एंटीप्लेटलेट्स खून पतला करने की जो मेडिसिन होती है, या थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन जो मैंने बताया जो 4.5 घंटे में रखता है, वो प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट होती है। ऐसा अफीम का कोई रोल है ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो दिस इज द बिगेस्ट मिथ, अफीम हैज नो रोल, कोई रोल नहीं है स्ट्रोक में। ओके, तो इसमें जैसे हम हार्ट अटैक में कुछ डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन मेडिसिन दे देते हैं फॉर कंट्रोलिंग हार्ट अटैक, उसमें भी सिमिलर प्रोसेस होता है कि क्लॉट आके नस को ब्लॉक कर दिया। तो क्या इसमें भी इकोस्प्रिन कोई पेशेंट दे सकता है? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि स्ट्रोक मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं। इट कुड बी अ हेमरेजिक स्ट्रोक और इट कुड बी इश्चीमिक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हेमरेज हुई है ब्रेन में या इश्चीमिक हुआ है, वो तो हम बिना स्कैन के पता ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्कैन इज अ मस्ट, वी हैव टू सी, पहले हमें देखना है कि क्लॉट है या हेमरेज हुई है या नस फटी है ब्लीड में, क्योंकि अगर पहले हम एंटीप्लेटेड देंगे और पहले अगर ब्लीडिंग हुई है तो और ब्लीडिंग हो जाएगी। सो वी हैव टू हैव अ स्कैन फर्स्ट। तो पहले हमें स्कैन देखना है। तो अगर पहले स्कैन देखेंगे उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि एंटीप्लेटलेट देनी है या हमने दूसरी इंटरवेंशन करनी है। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्लॉट की वजह से ही स्ट्रोक हुआ है, तो हमें पहले पता लगाना ज़रूरी है कि ये हेमरेजिक है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। और उसके अलावा इसके ऊपर हम अगर एंटीप्लेटलेट दे देंगे, इकोस्प्रिन दे देंगे, तो ये और काम खराब कर देगा। तो हमें एकदम से घर पे ही मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं करनी, इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना इज द फर्स्ट गोल। राइट, इट्स गुड। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड विद स्ट्रोक, एंड एनी फाइनल कमेंट? तो स्ट्रोक अगर कभी भी आपको कभी भी नियर डियर वंस या किसी भी आसपास में कभी भी स्ट्रोक के सिम्टम जो मैंने आपको बताए नज़र आए, तो सबसे बस आपको ये याद रखना है भी कोई भी नियर बाय स्ट्रोक हॉस्पिटल, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होना चाहिए। वहाँ इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू हैव टू रीच विद इन 4 to 4.5 आवर्स के अंदर वहाँ पहुँचना है, ताकि इमीडिएटली स्कैन कराकर हमें विद इन विंडो पीरियड के अंदर उस पेशेंट को, अगर थ्रोम्बोलाइज का वो आइडियल कैंडिडेट है, वो थ्रोम्बोलाइज हो जाए। और अगर थ्रोम्बेक्टमी भी करनी हो तो वो टाइमली हो जाए, ताकि उसको हम ब्रेन के जितने सेल्स हम उसको रिटेन कर सके या प्रिजर्व कर सके, वो हम उसको प्रिजर्व कर सके, ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो और गोल्डन टाइम के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाए। तो थैंक यू डॉक्टर स्वाति फॉर टेलिंग अस अबाउट stroke and educating our viewers about the stroke management and its various associated factors. Thank you. Thank you.